कैमरे पर फोकस करें, इधर करें, उसका भी रील आ गया है। कैमरा फोकस आया है ना? आया है ना? नहीं सुना? कैमरा मैन फोकस कर, आया है ना कुछ ऐसा? हो गए दत्तखोर। देखो इधर, अब बातचीत नहीं। ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा, खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा तो 20 दिन में 20 हो जाएंगे। ये तुम लोग का भ्रम है, ऐसा नहीं है। शुरू के चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी एंड होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती चली जाएगी। ये भी 2 सेशन में ही चलाएंगे। आज हम पूरी की पूरी थ्योरेटिकली आपको ये चैप्टर एंड करवा देंगे। पक्की बात है क्या? जब आप जीएसटी में जाते हैं ना, फुल फॉर्म क्या है इसका? जब आप जीएसटी में जाते हैं तो अब यहां पर हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। पक्की बात है? एक बंदा जो सप्लायर है, या तो वो गुड्स का सप्लायर होगा, या अगर ये सप्लायर बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत छोटे लेवल पर है, तो गवर्नमेंट कहती है नो नीड टू गेट द रजिस्ट्रेशन। क्या? आप जीएसटी लाइन में घुसो ही मत, आओ ही मत अंदर। आपका वो पूरा का पूरा बिना जीएसटी के ही कामकाज चलेगा। आपने कहीं से माल परचेज किया जीएसटी के साथ या बिना जीएसटी के, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। आपने वो माल बेच दिया, यहां जीएसटी कलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो। आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर एवन सिंगल रुपी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। क्या? 1 रुपए भी कलेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के नाम पे। कई दुकानदार जब जीएसटी लगा था तो एक छोटे से छोटे दुकानदार भी, जीएसटी आ गया है ना, महंगा हो गया, मालूम कुछ नहीं है। पेन भी खरीदने जाओ तो 5 रुपए एमआरपी है, 5.5। अरे भाई काहे 5.5? अरे जीएसटी लग गया इसमें। तो लोग देते भी थे, समझ में नहीं आती थी बात की क्यों दे रहा है, जबकि उसको जीएसटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। स्टेशनरी वाली शॉप को, जो छोटा मोटा शॉपकीपर होता है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनसे तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं। अब जीएसटी का पैसा अगर आप 1 रुपए भी वसूल लेते हैं कस्टमर से, तो वो आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट आपका नहीं होता। किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक का होता है। पक्की बात? तो पहला काम ये कि आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। आप हो सकता है माल किसी बड़े व्यापारी से मंगा रहे हो सकता है माल किसी छोटे व्यापारी से मंगा रहे हो, तो आप माल किसी से भी मंगा, हो सकता है उसने जीएसटी आपसे चार्ज की हो, या हो सकता है ना चार्ज की हो, क्योंकि छोटा व्यापारी वो भी था, कोई दिक्कत नहीं। आप जब माल बेचोगे तो बिना जीएसटी के ही बेचोगे, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल सप्लायर। अब बात समझ में आई? अच्छा, इससे आप थोड़ा ऊंचा उठो, अब छोटे सप्लायर से थोड़ा ऊंचा उठो। गवर्नमेंट ने कहा कि ये ऐसे लोग अनरजिस्टर्ड सप्लायर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लेकिन जब हम इनसे थोड़ा प्लस करते हैं बिजनेस, अभी भी हम स्मॉल स्केल बिजनेसमैन में हैं, स्मॉल सप्लायर की कैटेगरी में ही आएंगे। आई एम नॉट द बिग वन, हम लोग बड़े बिजनेसमैन नहीं बने, अभी भी हम छोटे बिजनेसमैन हैं। गवर्नमेंट ने कहा कैसे पता चलेगा कि ये छोटा बिजनेसमैन? अब इसके ऊपर आप कहेंगे सर अब तो हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसके बाद किस पर आएंगे? अगर इससे प्लस होते हैं तो क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। ये तो कंफर्म है, स्मॉल सप्लायर तो रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं। अब रजिस्टर्ड में आ गया। अब रजिस्टर्ड में भी 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं, स्मॉल रजिस्टर्ड सप्लायर, बोलो,
एंड अदर देन स्मॉल रजिस्टर्ड सप्लायर। यानी रजिस्टर्ड में भी दो हो गए, एक छोटे और एक बड़े। बोलो अब छोटा कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल रजिस्टर्ड सप्लायर है? तो कहा गया कि अगर इनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, क्या, लेकिन 40 लाख से ऊपर है, चालीस लाख तक तो हम मानकर चलेंगे आप बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द रजिस्ट्रेशन, इट इज ऑफ नो यूज टू गेट द रजिस्ट्रेशन। 40 लाख तक की लिमिट अगर आप टच करते हो तो आपको तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत, आप इस कैटेगरी में हो, अनरजिस्टर्ड में रहो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जैसे ही 40 लाख के ऊपर गया, आप रजिस्टर्ड में आ जाओ। आप किस में आ जाओ? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। उसमें भी आप सबसे पहले किस में आओगे? स्मॉल रजिस्टर्ड सप्लायर में आओगे, ठीक है? और 1.5 करोड़ तक आप इसी कैटेगरी में रहोगे। हम आपको एक बेनिफिट देने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि छोटे बिजनेसमैन को परेशान किया जाए, उनसे नंबर ऑफ रिटर्न्स ज्यादा ली जाए, किसी का भी इंटेंशन नहीं होगा। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा, वन विंडो सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, वही हो रहा है अब। लेकिन धीरे धीरे, अब यहां से यहां तक आए हो तो आपको 1.5 करोड़ तक हम परेशान नहीं करेंगे। 40 लाख से ऊपर 1.5 करोड़ तक। एक किराने की दुकान वाला है, अच्छा बिजनेस चलता है उसका, साल भर में उसका 1 करोड़ की सेल है, अब वो जीएसटी कैसे दे? परेशान हो जाएगा। उसके पास 100 सामान है, 100 क्या हजारों सामान है। केवल अगर साबुन की ही बात कर लो, सोप और डिटर्जेंट पाउडर की बात कर लो, तो उसी में उसके पास सैकड़ों सामान हो जाएंगे, क्लीनिंग वॉशिंग से रिलेटेड, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, 50 तरह की कंपनियों के, उसी में ही परेशान। उसको छोड़ दो, खाने पीने के सैकड़ों बिस्कुट टाइप के, नमकीन अलग, मतलब हजारों सामान। कहां तक वो स्टॉक मेंटेन कर पाएगा? अगर गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाए कि तुमको एक एक रुपए का हिसाब सही सही देना है, तो बेचारा अगले दिन दरवाजा बंद करेगा, कहेगा गवर्नमेंट तुम ही काम कर लो, हमसे ना हो पाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा उससे। कैसे कर लेगा हिसाब? वो अपने घर वालों के लिए 10,000 महीना, 20,000, 40,000 महीना कमा रहा है, अगले दिन से उसको 20,000 का एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। अपना तो घर ढंग से चल नहीं रहा है, उसको कहां से पेट पालेगा? अब बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने कहा 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वालों को हम सीधे बोलते हैं कि तुम लोग जीएसटी में तो हो, लेकिन जीएसटी की चेन में नहीं हो। चेन का मतलब आईटीसी में नहीं हो। मतलब तुम लोग इसको किनारे करो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1% हमें जीएसटी दे दो। मान लो एक साबुन है, मैं बड़ा दुकानदार हूं, मैंने 5 रुपए का एक साबुन खरीदा, मैं बड़ा दुकानदार हूं, एक साबुन की बात करते हैं, हजारों हो सकते हैं। जीएसटी लग गया 18%, कितना? तो 90 पैसे ऐड हो गए। मेरे लिए सामान कितने का हो गया कॉस्ट? अब हम इस सामान को 7 रुपए में बेच रहे हैं, कितने पे? नहीं बेच सकते। यानी हमें इस पर जीएसटी कितना लेना पड़ेगा? 90 पैसा, 1 रुपए 16 पैसा, 26 पैसा। 18% देखो कितना होगा, यही है। ये हमारा 1 रुपए 26 पैसा हम टैक्स लेंगे। अब हमने खरीदा तो हमने टैक्स कितना दिया, जब हम बेचेंगे तो टैक्स कितना वसूलेंगे? यानी 1 रुपए 26 पैसा मेरे पास आया और गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? डिफरेंस जो अमाउंट आएगा 36 पैसा, आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। इसको हम लोग कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन यहां इसलिए हिंट दे रहे हैं कि ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है एक बड़े दुकानदार को, हर परचेस सेल पर करना पड़ता है।
तो उसके लिए आसान है, बिकॉज दे हैव अकाउंटेंट, दे कैन डू सो। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो छोटा मोटा अर्निंग करता है और रजिस्टर्ड है और स्मॉल बिजनेसमैन है, 1.5 करोड़ तक की लिमिट के अंदर आता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम इसको काट डालो, हम तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते अकाउंट्स को फॉलो करने की, क्योंकि तुमसे कई हिसाब किताब फिर मांगने पड़ेंगे। हाँ या ना? तुम नहीं रख पाओगे। तुम एक काम करो, कितने में बेच रहे हो? 7 रुपए में बेचो, 7 रुपए में। फिर इसकी बात मत करना तुम कि खरीदते समय टैक्स दिया, जाते समय भी जो टैक्स दोगे तुम अपनी जेब से दोगे, यानी 1%। कितना बनता है टैक्स? इसको कितना देना पड़ रहा था बड़े दुकानदार को? कितना? 36 पैसा। इसको कितना देना पड़ रहा है? फायदे में कौन है? ऐसा नहीं बोल सकते। इसको नुकसान भी तो हो रहा है, जो 90 पैसा ये खरीद करके आ रहा है सामान, इसकी तो इसको क्रेडिट भी तो नहीं मिल रही। वो किसने रख लिया अपनी जेब में? किसने रख लिया अपनी जेब में? किसने रख लिया? गवर्नमेंट ने। क्योंकि जिससे हमने सामान खरीदा था उसने हमसे 90 पैसा ले लिया होगा और गवर्नमेंट को जमा कर दिया होगा, तो गवर्नमेंट की जेब में 90 पैसा वो आया, 7 पैसा ये आया मेरे नाम से, और चेन टूट गई बीच में से। चेन टूट गई, जिसको हम लोग चेन को नाम देते थे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब ये दुकानदार ना तो आईटीसी ले सकता है और ना आईटीसी आगे फॉरवर्ड कर सकता है। जो बंदा इससे सामान खरीदेगा तो ये सोच ले कि ये 7 रुपए के सामान में जीएसटी जो होगा 18% हम ले लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है आईटीसी को आगे ले जाने के लिए, और जो ऐसा दुकानदार होगा 1% वाला, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। बात समझ में आई? एवन वो अपने बिल में जो बनाकर तुमको देगा उसमें भी कहीं जीएसटी का नाम नहीं लिखा होगा। क्या होगा आगे देखेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कहने का मतलब ये, गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसमैन को पकड़ा और कहा कि अप टू ₹1.5 करोड़ तक यू आर फ्री टू डू बिजनेस बाय यूजिंग द कंपोजिशन स्कीम, एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 8। मैं किस स्कीम की बात कर रहा हूं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम। ये है सेक्शन 10। जब शुरू में आया था ये सेक्शन 10 तो केवल सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? लेकिन आज की डेट में ये सर्विसेज को भी कवर कर रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब आया था ये सेक्शन तो उसने लिमिट दूसरी थी, अब खैर 1.5 करोड़ हो गई। हम सीधे अपनी लिमिट पर आते हैं, इधर उधर की बात ना करके। 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है और आप उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है 40 लाख की लिमिट, अगर आप 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अभी उसके एक्सेप्शंस आगे डिस्कस करेंगे, 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और आपका अप टू 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, क्या है? क्या है? क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर है। तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। पक्की बात? जब इनिशियल लेवल पर यह स्कीम आई थी तो ये 3 लोगों के लिए आई थी, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए और रेस्टोरेंट के लिए। बहुत बढ़िया। सोचो, रेस्टोरेंट तो सर्विस होता है ना, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई थी। ये दोनों गुड्स होते हैं ना, यानी शुरू में इनको शामिल किया गया था।
प्राइमरीली ऑब्जेक्ट था गुड्स की सप्लाई, लेकिन उसमें रेस्टोरेंट को भी ऐड कर लिया गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो छोटे सप्लायर होते सर्विस के, कौन? सलून वाला होता है, ब्यूटी पार्लर, ये छोटे सप्लायर हैं सर्विस के। सोचो उनके ऊपर कितना बड़ा चोट होगा अगर हम उनसे सीधे 18% का जीएसटी मांगने लगे। वो अपना घर संभाले बेचारा, या जो एक लेडीज होती है दिन भर में 5 क्लाइंट आई, अब उनसे उसने पैसा लिया सरकार के लिए 18%, अरे घर चलेगा उससे उसका? नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इनके लिए भी हम लिमिट तय कर दे रहे हैं, अप टू ₹50 लाख। कितना? 20 लाख के ऊपर सर्विसेज के केस में 20 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे। 20 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट इफ योर टर्नओवर गो बियॉन्ड ₹20 lakhs, 20 करोड़ नहीं ना बोला मैंने, ऐसा नहीं ना निकला कहीं 20 करोड़ निकल गया, 20 लाख। तो अगर 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो जाता है और अप टू ₹50 lakhs तक है, यस यू कैन गो विद दिस वन स्कीम। 20 लाख तक तो आप अनरजिस्टर्ड में थे, 20 लाख रुपए के बाद आप रजिस्टर्ड में आए लेकिन स्मॉल में आ गए। कब तक का? 50 लाख तक। हम आपसे 6% का जीएसटी मांगेंगे, 18% नहीं लगेगा। लेकिन इनपुट आउटपुट की अब बात मत करना तुम, तो उनके लिए भी बड़ा आसान है, 6% देकर झंझट खत्म करो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो इनके लिए जीएसटी रेट कितना बताया गया है? 1%। इनके लिए कितना बताया गया है? 5%। और इनके लिए कितना बताया गया? 6%। याद रहेगा? ये बेसिक चीजें हैं जो शुरू करने के लिए जरूरी है समझने। 1% ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर के लिए, 5% फॉर रेस्टोरेंट के लिए और 6% फॉर, इसमें सीजीएसटी 0.5% होगा और एसजीएसटी 0.5% होगा। इसमें सीजीएसटी 2.5% होगा, एसजीएसटी 2.5% होगा। इसमें 3% सीजीएसटी होगा एंड 3% एसजीएसटी होगा। बात समझ में आ रही है? सिस्टम समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना इसमें? पक्का? ये जो 1.5 करोड़ का लिमिट है ना, दिस लिमिट is 75.75 crores in these 8 states। इन 8 स्टेट्स में ये लिमिट 75 लाख की है। कितनी है? यानी वहां तक ही आप अवेल कर सकते हो, उसके बाद आप नॉर्मल कैटेगरी में आ जाओगे। ये 8 स्टेट कौन है? ये है, एक लाइन से उठाओ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एक कोने में। अरे बोलो ना। इसमें आसाम शामिल नहीं है, उसी कोने का है लेकिन आसाम को शामिल नहीं किया गया। एक कंट्री का एक कोना पकड़ लिया, वहां ये सारे स्टेट्स मिल जाएंगे, आसाम को मत टच करना। आसाम वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी आ गए सब आ गए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। हो गया? हाँ, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। एक तरह से देखो तो मेन हिली एरियाज छोड़ दो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा? पक्का? इन 8 स्टेट्स में ये लिमिट कितनी है और बाकी स्टेट्स में कितनी है? डन है। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर इन स्पेसिफाइड गुड्स हैविंग टर्नओवर 1.5 करोड़ अप टू ₹1.5 करोड़ पर कैन ऑप्ट दिस स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ 1%। हो गया? कोई डाउट?
द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी प्रपोजेस शैल बी 75 lakhs इन दीज 8 स्टेट्स। एक बार गिनवाओगे कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नहीं, नागालैंड। ठीक, दो और जोड़ लो, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बात खत्म। इन 8 स्टेट्स पर आपको 75 लाख का टर्न लिमिट बताया गया है, याद रहेगा। ये स्कीम ऑप्शनल है, इफ यू जस्ट वांट टू अवेल। अगर कोई कहे हम कानून फॉलो करेंगे, वो बड़ी कंपनी वाला फॉलो करता है, हम क्यों ना करें? तो करो ना, वही केजरीवाल तो कर ना। किसने मना किया हुआ है? करो। तुमको अगर कानून फॉलो करने का मन कर रहा है तो करो, नॉर्मल में जाओ, तुम आईटीसी लो, आईटीसी दो, कोई मना नहीं है। बट दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम, और हम सजेस्ट भी करते हैं मैक्सिमम, अदरवाइज ये केस टू केस डिपेंड करता है। सजेस्ट भी यही करते हैं, चीज चेक करके कि भैया आप कंपोजिशन में चले जाओ। लेकिन अगर केस देखने से लगता है नहीं इसको नुकसान हो जाएगा, आईटीसी अवेल करना चाहिए, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भैया तेरा केस वैसा नहीं है जैसा तूने सोचा है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो, तो तुमको आईटीसी लेना चाहिए, तो आ जाओ नॉर्मल में। ठीक है, सजेस्ट कौन करेगा? हम ही लोग, हम, मैं नहीं, हम ही लोग करेंगे। तो तुम लोग भी तो पढ़ ही रहे हो इसलिए कि ताकि तुम लोग किसी को सजेस्ट कर सको। द ऑप्शन लैप्सेज ऑन द डे, जिस दिन आपका टर्नओवर इस लिमिट को टच कर गया, मान लो 1 अप्रैल से हम इसको यूज कर रहे हैं, आज 15 फरवरी का डेट है 15, और आज हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया। अब तक हम कंपोजिशन स्कीम को यूज कर रहे थे, अब नहीं कर पाओगे। ये वो डेट है, आज के बाद आप किस में आ जाओगे? रेगुलर, रजिस्टर्ड तो हो। सर हमको बताना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट को? नहीं भी बताओगे तो कंप्यूटर में सब डेटा फीड हो रहा है बेटा, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड हो, तुम्हारा डिटेल तुम खुद सबमिट कर रहे हो, अपने आप गवर्नमेंट उसको उठा करके नॉर्मल कैटेगरी में डाल देगी। बात समझ में आई? आप सीज हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम को यूज करने के लिए, खबरदार। कई लोग फोन करते हैं, सर मेरी तो सेल थी 1.5 करोड़, हमने ध्यान ही नहीं दिया 2 करोड़ की सेल हो गई, हम तो टैक्स वसूले ही नहीं किसी से, हुण की होगा? हम कहते हैं जेल तो नहीं जाओगे। पहले तो ये समझ लो, जो लॉस है मॉनेटरी लॉस है, उसका कैलकुलेशन करके हम बता दे रहे हैं। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? तो ऑल द रजिस्टर्ड टैक्सेबल, अच्छा, द ऑप्शन लैप्सेस ऑन द डे हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। अगर उन 8 स्टेट में 75 लाख को टच कर जाए, बाकी स्टेट में 1.5 करोड़ के ऊपर चला जाए, उसी दिन से आपका कंपोजिशन स्कीम मिलना बंद हो जाएगा। ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ी बात रजिस्ट्रेशन चैप्टर की करते हैं। जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, पेन है, दे दो, मिल जाएगा, तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पेन कितने डिजिट का होता है? इसमें 2 डिजिट प्रीफिक्स आ जाते हैं, ये प्रीफिक्स आ जाते हैं, ये स्टेट कोड होता है। क्या होता है? जैसे तुम लोग यूपी में हो ना, तो यहां 09 ऐड हो जाएगा, और मान लो पैन नंबर है AIB, मान लेते हैं QB 1927L, ये मान लो पैन हो गया। ये क्या है? अब किसी का आ गया हो तो दूसरी बात है, लेकिन ये पैन नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके आगे प्रीफिक्स कर दिया। ये स्टेट कोड हो गया। क्या आप यूपी के रहने वाले हैं? आपका ये यूपी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका ये 10 डिजिट पैन नंबर है, इसके आगे 3 डिजिट और ऐड कर लिया जाता है। पहली बार रजिस्ट्रेशन है 1, 2 होगा 2, तीसरा बिजनेस होगा 3, और इसके बाद सम और चेक लगा दिए जाते हैं। ये क्या होते हैं वो हम लोग रजिस्ट्रेशन में आराम से डिस्कस करेंगे इन 15 डिजिट के बारे में। लेकिन ये आपका 15 डिजिट का क्या हो गया? पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका ये नंबर हो गया। अब आप इस पैन नंबर से जो भी बिजनेस करेंगे,
वो एक ही बिजनेस का माना जाएगा। क्या नहीं समझ में आई बात? अब इस पैन से जो भी बिजनेस करोगे सब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे। सर अगर मेरा दिल्ली है तो 10AIBQB1927, हाँ या ना, 2ZP जो भी आए, तो ये आपका तो पैन नंबर फिक्स है। आ गया? आपने दिल्ली में कोई काम किया, यूपी में कोई काम किया, सब जोड़ करके टर्नओवर एक बार माना जाता है। ये टर्नओवर आपके सारे बिजनेस का एक माना जाता है। हाँ, सबका टर्नओवर एक ही माना जाता है। आप ये नहीं कर सकते यूपी का अलग करो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो दिल्ली का अलग करो, तो वेस्ट बंगाल का अलग करो। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आपका ये पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहीं भी बिजनेस करो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इफ यू विल डू यू इफ यू विल यूज दिस पैन नंबर फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, योर एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर, वो आपके टर्नओवर का हिस्सा बनता जाएगा। अब समझ में आई बात? तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन का ये फायदा हो गया। क्लियर हुआ? तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लेंगे। आपका 4 स्टेट में बिजनेस है, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन 4 होंगे, पैन एक ही होगा, सबका टर्नओवर मिलाकर 1.5 करोड़ देखा जाएगा। क्या? सबका टर्नओवर मिलाकर 1.5 करोड़ देखा जाएगा। ये नहीं सर यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, नहीं भैया। ठीक है ना? All registered taxable person having same PAN number should opt for the composition scheme। जहां जहां पैन नंबर बेस्ड होगा वो सब आपका कंपोजिशन, यहां तो सारे के सारे चीजें, ये जितने भी बिजनेस हैं, यहां पर भी कंपोजिशन तो यहां पर भी कंपोजिशन। हो सकता है हम यहां कंपोजिशन लिए हों और यहां पर हम क्या हों, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, लिख लो। यहां भी रेगुलर होंगे तो यहां भी रेगुलर होंगे, यहां कंपोजिशन तो यहां भी कंपोजिशन। अगर चाहते हो यहां रेगुलर यहां कंपोजिशन, पॉसिबल नहीं है, यहां कंपोजिशन यहां रेगुलर, पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आई बात? इसीलिए ये सेंटेंस लिखे। अच्छा फिर आए आगे, यानी अब तक हमको जो समझ में आया हम लोग को, वो ये कि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, सेम पैन पर जितनी भी स्टेट में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो सब हमारा एक बिजनेस माना जाएगा, और एग्रीगेट टर्नओवर के लिए काउंट एक ही बिजनेस किया जाएगा। ठीक है? तो अगर हम इंडिया में कंपोजिशन में जा रहे हैं तो हर जगह कंपोजिशन में जाएंगे, रेगुलर में जा रहे हैं तो हर जगह रेगुलर में जाएंगे। ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इस स्टेट के लिए कंपोजिशन चले जाओ तो इस स्टेट के लिए रेगुलर चले जाओ, ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है? दूसरी बात कि जो टर्नओवर की लिमिट बताई गई है 1.5 करोड़ तक बताई गई है, तब तक ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर से 1% का जीएसटी लिया जाएगा, हाफ परसेंट, और रेस्टोरेंट वाले से 5% का जीएसटी लिया जाएगा, 2.5%। वाइल इन द केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज उनसे 6% का हम लोग जीएसटी लेंगे। अब जब मैंने कहा सप्लायर ऑफ सर्विसेज तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, अब उसको दूर करें। तुम टीवी लेने गए तो ये सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है? सच सच बताना। टीवी खरीदने जा रहे हो तो जिससे खरीद रहे हो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है? सप्लायर ऑफ गुड्स है, लेकिन वो कहता है हम वारंटी नहीं देंगे रे। वारंटी नहीं देंगे, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे। यहां से जैसे ही बाहर निकलोगे ना, हमारी झंझट खत्म। तो तुम उस दुकानदार से टीवी खरीदोगे, यहाँ बगल में एक और दुकानदार है जो कहता है हम आपके इंस्टॉल भी करवा देंगे, 1 साल की वारंटी भी देंगे। खराब हो गया ना, हम बैठे हैं ना, है ना, किससे सामान खरीदोगे? तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है या दोनों दे रहा है? हैं? हैं? क्या? क्या? फिर से बोल जरा। दोनों दे रहा है, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहा है।
अब जाएं तो जाएं कहां, किस कैटेगरी में रखना चाहते हो उसको, गुड्स की या सर्विसेज। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जब गवर्नमेंट ने चीजों को डिफाइन नहीं किया था तो टेंशन थी। ये तो था ही नहीं, फिलहाल ये था ही नहीं, ये तो अब आया है। तो जो ये सप्लायर थे वो ये कहते थे हम जाएं कि ना जाएं 1.5 करोड़ में, तो गवर्नमेंट कहती थी कैसे जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम तो सर्विस भी दे रहे हो, और ये तो एक्सक्लूसिवली उसके लिए है जो गुड्स को सप्लाई करता है। तो हमें एक आदमी बता दो ऐसा जो बिजनेस तो करता है लेकिन सर्विस ना देता हो। नॉर्मली टॉफी बेचने का काम कर रहा हूं क्या मैं, चॉकलेट बेचने का काम कर रहा हूं, यही काम करने के लिए है क्या, केवल यही काम करते रहो, सर्विस का कोई काम ना करो। आज की डेट में आप कोई भी बिजनेसमैन से जाते हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्विस तो आप पहले चाहेंगे, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम तुम लोग की प्रॉब्लम समझते हैं, इसी में ही हम ऐड करते हैं, इसी में ही सर्विस की लिमिट भी ऐड कर दी कि आप सर्विस भी दे सकते हैं, तो भी आप क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे। अगर आप सर्विस को भी दे रहे हैं तो भी क्या मान लिए जाएंगे, सप्लायर ऑफ गुड्स। कितनी लिमिट है सर्विस की, अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज, यानी जो गुड्स की सप्लाई देता है अगर वो अपने टर्नओवर के 10% तक सर्विसेज है या 5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो, अब 1.5 करोड़ तक ही है, टोटल लिमिट क्या है एग्रीगेट टर्नओवर की 1.5 करोड़, तो आपका 5 लाख से अधिक का सर्विस नहीं होना चाहिए क्या, 5 लाख से अधिक का सर्विस, गुड्स के साथ आप सर्विस दो, गुड्स के साथ आप सर्विस दो, अब नहीं मना कर रहे, लेकिन उसकी भी लिमिट है। क्योंकि हम तो बेसिकली ये टेंशन से इस क्लॉज को लाए थे कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं उनको परेशान ना किया जाए या उनको ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करवाना पड़े, तो उनके लिए कहा गया अप टू ₹5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से अधिक होगा, लोअर मत कर देना, विच एवर इज हायर। तो 5 लाख तक मैक्सिमम आप सर्विसेज दे सकते हैं, तब भी आप क्या माने जाएंगे, सप्लायर ऑफ गुड्स माने जाएंगे। यह लिमिट समझ में आई, पक्की बात। अच्छा, अब जो इसके ऊपर चले गए, मान लो कई लोग होते हैं जो इस लिमिट में नहीं आ पाते, यहां तो वो प्योर गुड्स, या तो वो प्योर सप्लाई में सर्विस में चले जाते हैं, गुड्स में नहीं आ पाते तो कहां चले जाएंगे, सर्विस में, उनके लिए नया प्रोविजन आया। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते सर्विस की, अब वो कहां चले जाएंगे, यानी जो लोग इधर नहीं कवर हो पाए अब वो वहां जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ये 50 लाख तक की लिमिट है, अगर इसमें चले गए सर्विस का मानते हुए अपने आप को, तो एक तो जीएसटी रेट 6% हो जाएगा पूरी चीजों पर, सारे सामानों पर, और साथ ही साथ केवल आपको 50 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा। समझ में आई बात। तो बहुत अच्छा प्रोविजन बाद में ये ऐड किया गया सर्विस वाला 6% वाला। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, सर इतना तो आपने बता दिया, एक चीज रहती है, मान लो लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर, सर ये एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में आएगा, ये टर्नओवर जो मेरा था टोटल मिलाकर वो 70 लाख था, और ये ईयर है 2021। बताओ 21-22 में क्या हम सेक्शन 10 को फॉलो कर सकते हैं क्या, 2021 में था, मैं रजिस्टर्ड था, 40 लाख से ऊपर था, 70 लाख का ही टर्नओवर था। नाउ टेल मी whether in this year shall I be eligible to get the composition scheme benefit or not, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट यूज कर सकता हूं, हाँ ना, कई लोगों का मुंडी अलग अलग हिल रहा है, हाँ प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत क्या है, कंटिन्यू हो जाएगा, 90 लाख तक मान लो टर्नओवर था, कोई दिक्कत है क्या, चलो
110 लाख है, कोई दिक्कत है? 22-23 में ओहो मेरा टर्नओवर 140 ही रहा, 1.4 करोड़। क्या हम अभी भी कंपोजिशन स्कीम में है? यस सर, बिल्कुल आप हैं। 2023-24 के 15 अक्टूबर को मेरा टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस कर गया, तो क्या हम कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे? तो 15 अक्टूबर के बाद से तो नहीं रहेंगे, यानी 23-24 में ये स्कीम हमसे छीन ली गई। 24-25 में मेरा टर्नओवर 120 लाख का है, क्या कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी? है? अरे बोलो क्यों? क्योंकि जब भी हम इस साल रजिस्ट्रेशन हमको नॉर्मल में जाना है या नहीं जाना, इसके लिए हम उसके जस्ट पिछले वाले साल का टर्नओवर देखते हैं। हमें इस साल के लिए अगर तय करना हो कि कंपोजिशन स्कीम में जाना है कि नहीं जाना, उसके जस्ट पिछले साल का, अरे उसके पिछले साल का 140 था, तभी तो हम यहां 15 अक्टूबर तक उसको कंटिन्यू कर पाए। पिछले साल को ही देख करके हम 15 अक्टूबर तक कंटिन्यू कर पाए। 15 अक्टूबर को सीज हो गया ये प्लान सेक्शन 10 वाला। इसका मतलब जब हम अगले साल देखेंगे तो जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को देखेंगे, अगर उस समय मेरा टर्नओवर 150 के ऊपर था तो हम इस साल कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। अब बोलो 25-26 में हम क्या करेंगे? ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं ले सकते, आपको स्विच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रेगुलर वाला अगर कंपोजिशन में जाना चाहता है तो उसको स्विच करने का ऑप्शन लेना पड़ेगा, यानी उसको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। अब मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं पहली बार जीएसटी के पोर्टल पर गया और मैंने gst.gov.in को क्लिक किया और फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ओवर देयर फॉर माय रजिस्ट्रेशन, शैल आई बी रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन और नॉर्मल? ये तुम कौन होते हो? मेरी मर्जी। जब उसमें दिखाएगा, फर्स्ट पार्ट को भरने के बाद दिखाएगा कंपोजिशन में जाना चाहते हो क्या, क्या नहीं जाना चाहते, दिखाएगा। अगर मैं फ्रेश एप्लीकेशन डाल रहा हूं तो एट दैट टाइम इट विल बी शोन क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू इन द पोर्टल कि आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। क्लिक कर दो कंपोजिशन, आ जाएगा ऑटोमेटिकली आप इसी में। आपको अलग से कोई स्विच करने की जरूरत नहीं, कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को इंफॉर्मेशन और इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली योर रजिस्ट्रेशन विल बी गेट अंडर सेक्शन 10। हाँ या ना? लेकिन एक बार अगर आप कंपोजिशन में हो गए तो आपको नॉर्मल में जाने के लिए स्विच करना पड़ेगा। हाँ या ना? और अगर रजिस्टर्ड हैं और अगर आप कंपोजिशन में आने जाते हैं तो आपको स्विच करना पड़ेगा। चला जाए? मैंने कंपोजिशन टैक्स रेट्स बता दिए। देखो ना, रेस्टोरेंट के लिए, गुड्स के लिए और गुड्स और सर्विसेज के लिए जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। मैंने आपके सामने अभी कुछ नहीं बोला है। टर्नओवर इन स्टेट नहीं बोला, टर्नओवर इन स्टेट नहीं बोला, टर्नओवर इन स्टेट जाए दो आएगा। अभी इस समस्या को समस्या ही रहने दो। चलें, आपने कहा कि सर हमको कंपोजिशन में जाना है। किस में जाना है? और कंपोजिशन में जाने का मतलब यह हुआ कि आप चेन का हिस्सा, आईटीसी के लिए आप कुछ नहीं, ना आप आईटीसी ले सकते हैं ना आप आईटीसी दे सकते हैं। कंफर्म है? अब सोचो कि मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा,
इनके मिक्स से मैंने दो तरह के आइटम बनाए, एक टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एक्ट, एक एग्जेम्प्ट अंडर द जीएसटी एक्ट। एक को गवर्नमेंट ने माफ किया है सामान को, सामान कई लोगों से खरीदा, और दो तरह के सामान बनाए, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। तो 1% किस पर लगेगा, इस पर या इस पर या दोनों पर? दोनों पे, क्योंकि गवर्नमेंट अब आपसे तो हिसाब मांग ही नहीं रही। गवर्नमेंट आपसे कर रही है तुमको जो करना है करो, 1.5 करोड़ तक टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करो, एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई करो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें 1% का टैक्स दे दो, बात खत्म। हम हिसाब किताब तो अब मांगेंगे नहीं तुमसे, हिसाब किताब लेने तो बैठे, तो जो करना है करो ना, हमें 1% दे दो, किनारे रहो। अगर तुम इतना ही ढेर शाणपट्टी दिखा रहे हो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, तो सारा हिसाब फिर रखो। नहीं, जब इतने ही अच्छे हिसाब किताब बनाने वाले हो तो फिर सारा हिसाब किताब रखो ना, फिर रेगुलर में आ जाओ, क्या दिक्कत है फिर? अब समझ में आई बात? पूनम, कसम से बोलो हाँ। तो हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाईज पर भी टैक्स लगेगा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों पर कंपोजिशन स्कीम में 1% के हिसाब से टैक्स लगेगा, वहां बाइफर्केशन मत करना। इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज सप्लाई बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल, तो उसको कहा गया कि भैया हम सजेशन दे रहे हैं, एक काम करो, एग्जेम्प्ट के लिए अलग अलग फर्म बना लो, पार्टनरशिप फर्म बना लो, ओपीसी बना लो, नया पैन नंबर हो जाएगा, उस नए पैन से जीएसटी करवा लेना। अब वो पैन दूसरा, तुम्हारा वाला दूसरा, तो एग्जेम्प्ट वाला वहां से बिजनेस कर ले और टैक्स वाला वाला यहां से कर ले। काहे के लिए वो 1% भी दे रहा है? नहीं समझे? जब पैन ही अलग हो जाएगा तो जीएसटी नंबर अलग हो गया, दोनों मिल नहीं सकता, बात खत्म हो गई। ठीक, तो यही एडवाइस की भी जाती है। मैंने वर्ड यूज किया था एग्रीगेट टर्नओवर, अब बेस समझ में आया इस चैप्टर का पूरा? एग्रीगेट टर्नओवर का मैंने वर्ड कई बार यूज किया, व्हाट डज इट मींस? यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है, यहां नहीं लिखा है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। हम उस टर्नओवर की बात कर रहे हैं जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पिछले साल को देखते हैं, जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अपने जस्ट पिछले वाले साल को देखते हैं। यानी हमें अगर 23-24 में कंपोजिशन मिलेगा या नहीं, इसके लिए हम कब जाते हैं? 22-23 में जाते हैं। 22-23 में कंपोजिशन मिलेगा या नहीं, उसके लिए हम 21-22 में जाते हैं, यानी एक साल पहले। और वहां का सारा एग्रीगेट टर्नओवर एक साथ ले लेते हैं क्या? और मैंने कहा पैन बेस्ड होता है, क्या होता है? तो कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया का। किसको किसको टर्नओवर में शामिल करोगे, जरा वो बताओ। सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने लास्ट ईयर में किए होंगे, सारे के सारे एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो लास्ट ईयर में आपने किए होंगे, सारे के सारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले साल क्या था आपका, रेगुलर में था, कंपोजिशन में था, वी आर नॉट गोइंग टू चेक दोस थिंग्स। We are just going to check whether you are under the category of you can go under the category of composition or not, you can fall under those category or not, that's it, we are just going to check that। हाँ या ना, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चेक करने जा रहे कि आप पिछले साल 1.5 करोड़ के टर्नओवर के अंदर थे या नहीं थे। तो उसके लिए आपने पिछले साल जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज किए होंगे ऐड कर लेंगे, जितने भी एग्जेम्प्ट सप्लाई होंगे। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डूबी डूबी डब डब, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। ये देखन में छोटन लगे, घाव करे गौतम गंभीर। तो ये थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अभी केवल इतना ही समझो, पीछे कोई छुपा हुआ है तुम्हारी ओट में।
हाँ, देखो कुछ लोग एकदम दुबके रहते हैं, दिखाई ना दें सर को मजे पूरे लेते हैं है कि नहीं? इधर आ जाओ, उसको छुपा कह रहे हो? हाँ ठीक। कहने का मतलब ये हुआ, आइस पाइस खेलने आओगे करा खेली। बचपन में पर्दे के पीछे छुप जाते थे, को सोचते थे कोई ढूंढ नहीं पाएगा देखो उसको मालूम है, खिड़की के पीछे छिप जाते थे, नहीं पर्दे के पीछे। तुम लोग खेले हो कि नहीं आइस पाइस? यही करो बेटा करी हाँ सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होता है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट का मतलब वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा है, वो चेंज होने वाला है। सेक्शन 2 की डेफिनेशन अब पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे टैक्सेबल, सारे के सारे एग्जेम्प्ट, सारे के सारे एक्सपोर्ट टर्नओवर को शामिल कर लो। अच्छा, जितने भी आपने इंटर स्टेट सप्लाई किए हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को, ओ किसको, उनको भी शामिल कर लो। लेकिन इन दो को शामिल मत करना। टर्नओवर में कभी भी जीएसटी शामिल नहीं होता। टर्नओवर का मतलब जीएसटी को हटाकर, बोलो बाबू, टर्नओवर का मतलब जीएसटी को हटाकर। अगर मैंने आपको अभी आज सुबह सुबह एक बंदे की कॉल आई, सेम यही चीज पूछ रहा है कि सर मेरा टर्नओवर 100 करोड़ है, अब 18 करोड़ का जीएसटी लेकर के बात करेंगे या जो हमको टीडीएस काटा जाएगा वो किस पर काटा जाएगा? तो गवर्नमेंट के यहाँ सप्लाई होती है, तो गवर्नमेंट जब हमको पेमेंट दे रही है तो टीडीएस काट रही है, तो अब उसकी यही प्रॉब्लम थी। तो उसको समझाना पड़ा यही चीज कि जब भी आप टर्नओवर का मतलब समझते हैं तो टर्नओवर का मतलब विदाउट जीएसटी होता है। क्या होता है? यानी कि हम लोग जीएसटी को टर्नओवर का हिस्सा मानते ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, मेरा थोड़ी है, उसको हम टर्नओवर का हिस्सा क्यों माने? तो अगर मैंने कोई 100 रुपए का सामान 5 रुपए टैक्स लेकर के आपको 105 में बेचा है तो टर्नओवर शैल बी काउंटेड ₹100। हाँ या ना? एक्सक्लूड कर देंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक्सक्लूड कर देंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड, और एक्सक्लूड कर देंगे अगर आपने इनवर्ड सप्लाईज पर को आरसीएम बेसिस पर कोई इनवर्ड सप्लाई की है। सर ये क्या बला है? हम क्या देखने जा रहे हैं? कौन सा टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब होता है सप्लाईज, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की। इसका मतलब ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। हाँ या ना? लेकिन कभी कभी हम इनवर्ड सप्लाईज भी लेते हैं, यानी हम परचेस करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मली गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। और इन इनवर्ड सप्लाईज पर टैक्स टू बी पेड बाय रेसिपिएंट। किसको? रेसिपिएंट को। अच्छा, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने ये माल आपको बेचा, तो मुझे इस पर जीएसटी देना है, गवर्नमेंट को देना है। मैंने कुछ माल किसी से खरीदा और गवर्नमेंट ने कहा कि तूने खरीदा है, तू ही टैक्स देगा। ओ कई जगहों पर आरसीएम, लास्ट सेशन में बताया था मैंने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि आरसीएम बेसिस पर भी टैक्स लगता है। तो अगर ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई पर है और ये आरसीएम बेसिस पर टैक्स है, तो ये तो मेरा इनपुट है ना, इसको आप हटा देंगे। यानी इनवर्ड सप्लाईज शैल नॉट बी काउंटेड एज योर एग्रीगेट टर्नओवर। इनवर्ड सप्लाईज जिस पर आरसीएम बेसिस पर आपका टैक्स लगा है, उसको आप एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में शामिल मत करो। केवल इस बेसिस पर क्योंकि हमने इस पर भी टैक्स दिया है, वो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा।
हम यहां टर्नओवर का मतलब आउटवर्ड सप्लाई से ले रहे हैं, जो हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं और जिस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। हमारे इन्वॉल्व करने पर अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसको हम यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारे के सारे टैक्सेबल आ जाएंगे, सारे के सारे एग्जेम्प्ट आ जाएंगे, सारे के सारे एक्सपोर्ट आ जाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाईज अगर सेम पैन नंबर पर किए वो भी शामिल हो जाएगी, लेकिन शामिल मत करना इनवर्ड सप्लाईज चार्ज ऑन आरसीएम बेसिस एंड टैक्स का जो फैक्टर होगा उसको शामिल मत करना। बस इतने से काम होता तो ठीक था। और यहां मैंने लिख भी दिया है सिंस द टर्म यूज इन वैल्यू इट शुड बी विदाउट टैक्स, तो टैक्स को तो शामिल ही मत करना, ठीक है ना। ये सेक्शन हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज 47। वैसे सब सेक्शन ही बोलो ज्यादा बेटर है, क्लॉज बोलेंगे तो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा सही तो क्लॉज ही है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 क्लियरली डिफाइन करता है किस चीज को? एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो मैंने यहां पर बोला ना एग्जेम्प्ट, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। सर यहां तक तो ठीक है। और which may be wholly exempt from tax under section 11। छोड़ देते हैं सेक्शन, यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई तो हम यही समझ रहे थे ना, विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बोलो यही था। लेकिन 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 इसका मतलब केवल ये नहीं है, अगर किसी पर नील रेट ऑफ ड्यूटी या टैक्स भी है तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। ओ अगर मैं कहूं 0% टैक्स रेट, 5% टैक्स रेट, 10% टैक्स रेट, 12% टैक्स रेट, दीज आर द रेट्स ऑफ टैक्सेस। These are the rates of taxes. You can't say that this is the 0% of tax and means we are not under the category of GST liability. No, you are, but by using zero rate. हाँ या ना? अगर चैरिटेबल एसोसिएशन है तो उसको गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जीएसटी तुम्हारे पर लगेगा ही नहीं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। वहां कोई रेट ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं, वहां कोई रेट ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। जैसे न्यूज़पेपर है, कोई जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे सामान पर 0% टैक्स रेट है, आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स रेट नहीं है। यू आर स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स बाय यूजिंग हाउ मच परसेंटेज? 0%। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब हम इन दोनों से लेंगे। अब समझ में आई बात? वो जो एग्जेम्प्ट है और साथ ही साथ जिन पर 0% रेट ऑफ टैक्स है वो भी हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। याद रहेगा ये चीजें? बिल्कुल। अब धीरे धीरे तुम लोग टेक्निकल हो रहे हो ना, बहुत आसान है। मैंने कहा 1.5 करोड़ तक को छोटा बिजनेसमैन माना गया और 40 लाख से ऊपर वो छोड़ देते हैं 40 लाख। अगर 1.5 करोड़ तक का कोई बिजनेसमैन कहता है कि हमको कंपोजिशन में जाना है, यस यू कैन गो। लेकिन अगर सर्विस सप्लायर है तो 50 लाख तक का उसके ऊपर टर्नओवर बनाया गया, अगर उसके नीचे का है तो वो जा सकता है। और ये वॉलंटरी सिस्टम है, अगर कोई रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे यस दे कैन गो। सो अगेन सर सप्लाई ऑफ गुड्स में मैंने 3 चीजें बताई थी, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इन पर 1% का टैक्स लगता है और रेस्टोरेंट इन पर 5% का लगता है। इनके लिए सर्विस की भी लिमिट दे दी गई। सर्विस देना चाहते हो दो, 10% ऑफ द टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, इनके लिए सर्विस दे दी गई। लेकिन इनमें जो फॉल नहीं कर पाएगा या प्योर सर्विस देता है वो किस में आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा, जहां 6% का टैक्स रेट लगता है और मेनली सप्लायर ऑफ सर्विस। मेनली तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो इधर नहीं कवर हो पाए वो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन वहां 50 लाख तक की लिमिट है। याद रहेगा
प्रॉब्लम आई कि जब भी हम लोग देखते हैं तो जस्ट पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर को देख करके ही कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते डिसाइड करते हैं। उसके लिए हमको पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर को देखना पड़ता है। एग्रीगेट टर्नओवर इन ए स्टेट नहीं बोला मैंने, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सारे के सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जब मैंने यहां एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला तो दिमाग में बात डाल लो, जीरो रेट भी शामिल हो गया और एग्जेम्प्ट दोनों शामिल हो गया, नील रेट प्लस एग्जेम्प्ट दोनों शामिल हो गया। तीसरा मैंने बोला एक्सपोर्ट इंटर स्टेट में, और नेक्स्ट मैंने बताया दो चीजों को शामिल मत करना, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच आरसीएम इज चार्ज्ड और टैक्स का फैक्टर जैसे जीएसटी का सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। बहुत बढ़िया। ये चीज अभी हम स्किप कर रहे हैं, ये सब चीजें बताएंगे, चिंता ना करना, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन ना लेना। While computing the threshold limit of this one, inclusion in and exclusion from the aggregate turnover are taxable supplies, exempt supply, exports, interstate supply or person having the same PAN, CGST, SGST, value of inward supply। ये याद रखना, ये जो है लिखा है इसको, चलो ठीक है वो आ जाएगा। हो गया। एक्सक्लूजन में क्या क्या है, टैक्स को शामिल नहीं किया गया है, बोलो, आरसीएम को शामिल नहीं किया गया है। एक चीज और, ये प्रोवाइडेड बाय, ये बाद में जोड़ा गया है, यहां नहीं जोड़ा गया है, अलग से एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को हटा करके बाद में। मान लो मैंने, सोचना कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, मैं 10 लाख रुपए का सामान सेल करता हूं, सॉरी 60 लाख रुपए का सामान सेल करता हूं, और मुझे मना किया गया था सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। किसके लिए? कि आप नहीं कर सकते। मैंने कसम खा ली कि मैं सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करूंगा। क्या खा ली? लेकिन हो गई, ना चाहते हुए भी। पूछो कैसे? बैंक ने मेरे खाते में इंटरेस्ट दे दी। हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिला? पैसा। जरूर मैंने किसी को कुछ दिया होगा, तभी तो कंसिडरेशन आता है। तो मैंने किसी को क्या दिया होगा? लोन, तभी तो मुझे इंटरेस्ट आया। मैंने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, सेविंग बैंक में 50,000 रुपए, और बैंक ने पुट से मेरे खाते में 100 रुपए डाल दिया। सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई ना हमसे, अनजाने में ही हो गई कि नहीं? तो गवर्नमेंट लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आ जा रहा था बीच में। गवर्नमेंट अपनी ही बातों में फंस गई, तो गवर्नमेंट को इसको स्पेसिफिकली हटाना पड़ा। क्या करना पड़ा? कि इसको लाओ ही मत, सोचना भी मत इसके लिए, कसम है तुमको। एक्सक्लूजन इंक्लूजन की बात छोड़ दो, जैसे हम सोचना छोड़ दिए थे शुरू में, तुम लोग भी सोचना आप छोड़ दो। अब तो लिख करके दे रहे हैं सोचना छोड़ दो। कि क्या बोला कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, लोन एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेबल इन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ 1.5 करोड़ लिमिट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर 10% लिमिट ऑफ सर्विसेज, दो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट सर्विस। ये जो इंटरेस्ट मिलता है हमको बैंक से, वो किस में आता है? भले ही उसको इसमें लिखा है शामिल करो, लिखा है ना शामिल करो, 1.5 करोड़ की कैटेगरी में लिखा है ना, मत शामिल करो। जैसे हम भूल जा रहे हैं वैसे ही तुम भी भूल जाओ। तो अगर आपको लोन वगैरह पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, लोन एक्सेट्रा विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज वेल एज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस लिमिट ऑफ 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उसमें भी शामिल मत करना। समझ में आई बात? तो इसको अलग से पूरा दिया गया। तो अब ये कहां से आया, समझ में आया? ये मैं बता चुका हूं, कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10, 10(1) एंड 10(2) ये केवल गुड्स के लिए है, और 10(2)(a) किसके लिए है? ये 50 लाख वाली लिमिट, और ये 1 पॉइंट, क्लियर है?
कोई दिक्कत है क्या इसमें? सेक्शन याद रहेगा 10(2)(a) एंड सेक्शन 10(1) 10(2). आज की मुलाकात बस इतनी। कुछ पूछना हो पूछो, क्योंकि इसकी और कहानी चलेगी और लंबी कहानी चलेगी। अभी एक सेशन तो अभी थ्योरी में लगेगा। बोलो, कुछ पूछना है तो पूछो। दिमाग पे सेट हो जाएगा ये चीजें हैं। एग्जाम सप्लाई मींस नील रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन क्या था? 247। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो गया? यहां जो बनाया था ये। टाटा बोले पक्का?